देसी गायों के विषय में उन्होंने नहीं कहा है, क्योंकि देसी गायों में ये सूर्य केतु नाड़ी होती है, ये हम्प होता है देसी गायों की, ये पहचान सबसे अधिक माना जाता है, ये हम्प होता है, इससे इसको सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं। ठीक है। तो इससे जो दूध में पीलापन आता है वो करक्यूमिन नाम का जो एंटी कैंसरस रहता है, जो हल्दी में पाया जाता है, गोमूत्र में होता है, तो वही एंटी कैंसरस उसके दूध में भी इस सूर्य केतु नाड़ी के कारण आता है, जो हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। ठीक है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि HF का सीमन, और जैसे HF है उस पे गिर का सीमन लगा दें या साहिवाल का लगा दें तो उससे जो नस्ल आएगी तो उस नस्ल ये अननेचुरल हो गया। खैर फिर भी ऐसे मतलब कि तीसरी पीढ़ी तक जाते जाते वो प्योर तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी आ जाती है। हाँ, दिखने लगती है, लेकिन जो जीन में जो सबसे जो DNA होता है, जीन होता है, उसको आदमी चेंज नहीं कर सकता, वो उसके ही माँ का रहेगा। आधा तो उसके माँ का ही रहेगा ना, माँ का ही रहेगा भाई। तो वो मतलब पशु अगर प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, हाँ कंसीव नहीं कर रही है, तो उसको जो बार बार रिपीट की समस्या हो रही है, तो प्रॉब्लम आएगा तो आप सोल्यूशन करेंगे ना। तो ये सब सारी चीजें जो चारा में आप मिला के देंगे तो ये प्रॉब्लम से पहले ही, मतलब समस्या से पहले ही समाधान है। हाँ, और वो सब समस्या आएंगे ही नहीं। आयुर्वेद अभी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी बन चुकी हैं इसके नेपियर के विषय में, हजारों प्रकार की ये नेपियर हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन आता है, 30 से 40 कल्ले निकलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो उनका सबसे ज्यादा कल्ला निकलता है वो हमारे सबसे कम से कम में 30-40 कल्ले निकलते हैं। आप आइए देखिए, ये हमारा दूसरा कटिंग का है, इसी में 30 से 40 कल्ले निकल गए हैं। और जो हमारा पुराना है इसमें करीब 100 कल्ले निकले हैं। वहां से जो उनका सबसे ज्यादा अधिक है वो हमारा सबसे कम है, हाँ। और ये हीरा जो मनी वैरायटी है, इसमें करीब ये पूरा जो है ये एक ही है, इसको पूरा ऐसे घेर भी नहीं पाएंगे, ये पूरा एक ही कल्ला। पंचस्तरी का मतलब जैसे आप किसी अगर जंगल में जाते हैं, बिना मानव हस्तक्षेप के जो भी पेड़ पौधे उगते हैं, जो प्राकृतिक अब स्वतः उगाती है, नेचुरली, तो उसको देखकर हमने यहाँ पे कुछ ट्राई किया है, कुछ फार्मूला हमने बनाए थे, और लोगों से भी सलाह लेने के बाद जो हमने इसको प्रैक्टिकल करके देखा है वो ये है कि जंगल में देखेंगे तो सबसे टॉप पे एक पेड़ रहता है, उससे छोटा फिर एक पेड़ रहता है, फिर उस पेड़ पर कुछ लताएं चढ़ी रहती हैं, फिर उसके मध्यम आकार का, फिर उसके नीचे नर्सरी तैयार होती है, फिर उसके नीचे आच्छादन रहता है। तो इस बनाने का टेंशन नहीं रहेगा। और अगर सच में आपको अगर पशुपालन में कामयाब होना है तो गाय के गोबर गोमूत्र का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, इसको खेती से जोड़ना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कि सिर्फ दूध बेच के अपना निवारण कर लिए तो ये इम्पॉसिबल है। जब तक आप इसको खेती से नहीं जोड़ेंगे तब तक नहीं आएगा, क्योंकि जो खेतों का वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल, मान लीजिए अनाज तो हमारे काम में आ जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल होता है वही गाय खाती है, और गाय का ही वेस्ट गोबर गोमूत्र वही मतलब खेतों के लिए हो जाएगा। यानी कि खेत का वेस्ट गाय के लिए और गाय का वेस्ट खेत के लिए, ये दोनों एक दूसरे के लिए, ये सर्कल एक बन जाता है। सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान भाइयों, हम आज एक ऐसे युवा पशुपालक के पास आए हैं जो कि गाय तो रखे ही है, साथ ही साथ तो कुछ ऐसा बायो एंजाइम्स बना रहे हैं साथियों, जो कि हमारे खेतों के लिए केमिकल न डाल के अगर हम इसका प्रयोग करें तो बहुत ही उचित मात्रा में जो है यह काम करता है। और साथ ही साथ इनके रख रखाव का, मैनेजमेंट का जैसे तरीका दोस्तों बड़ी बेहतरीन लगा है मुझे। साथ ही इन्होंने नेपियर भी लगाया है, उसकी भी विशेषता आप लोगों को बताएंगे। साथ ही गंगा तीरी एक गाय है इनके पास, इस गाय की भी विशेषता बताएंगे साथियों, क्योंकि ये क्षेत्रीय गाय है जो कि गंगा जी के तराई क्षेत्रों में ज्यादातर पाई जाती है और यहाँ ही सफल है साथियों। तो आइए बिना देरी किए हुए इनसे बात करते हैं। तो ये एक अपना पहले परिचय बताइए आप। नमस्कार, मेरा नाम सोनू यादव है जी, और मैं एक कराटे मार्शल आर्ट ट्रेनर हूँ जी। और थोड़ा फार्मिंग का शौक है, इसलिए थोड़ा गौपालन करता हूँ, पेड़ पौधे लगाता हूँ और इसके बारे में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जैसे कुछ बताइए, आपने क्या अभी एक्सपेरिमेंट किया है? अभी तो मैंने गौ चारण खाद जो मैंने सुना था, कुछ प्रयोग किया पहले भी ठंड के मौसम में, लेकिन सक्सेस नहीं रहा। तो अभी गर्मी का मौसम है, अभी मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो अभी पूरी तरह से सक्सेसफुल है। आइए दिखाइए जी। जी, ये यहाँ मेरी गाय चारा खाती है, ठीक है। और यहाँ हमें झाड़ू नहीं लगाना पड़ता है, यहीं पे गाय गोबर करती है, गोमूत्र इकट्ठा करने का भी टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि जो हम खाद बनाते हैं, कुछ भी जीवामृत या घन जीवामृत या जो कुछ भी खाद बनाते हैं, तो उसमें गाय के गोबर के साथ साथ उसमें गोमूत्र भी मतलब कि डालना जरूरी होता है। तो यहाँ गोमूत्र इकट्ठा करना किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई थी कि आगे इकट्ठा कैसे करें। तो यहाँ गाय जब गोबर करती है तो यहीं गोमूत्र भी करती है, तो यहाँ गोमूत्र कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहीं गोमूत्र होता है, यहीं अपने आप कंपोस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। 4 महीने 6 महीने, ये आप देख सकते हैं करीब 1 बित्ता नीचे तक ये काफी ऊंचा है, बहुत ये
हो गया है, गोबर इकट्ठा हो गया है, गोबर गोमूत्र सब इसमें सोखते रहता है और नीचे से कंपोस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। यानी कि हमें गोबर को कंपोस्ट करने के लिए अलग से मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, अलग से कहीं जगह नहीं फंसाना है, लेबर कॉस्ट नहीं देना है, उसको बार बार फावड़े से पलटना नहीं है, वो पानी नहीं फेंकना है। मतलब कि ये सब जो भी आपका अलग से जो समय और लेबर कॉस्ट लगने वाला था, ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है। ये नेचुरल है, इसको गौ चारण खाद बोलते हैं। सबसे ताकतवर खाद ये मानी जाती है, जो अपने आप स्वतः वो होती है, बनती है। इसमें कुछ भी आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, उल्टा आपका इसमें लेबर कॉस्ट कम हो गया। समझ लीजिए कि आपके पास मान लीजिए 100 गाय हैं, 50 गाय हैं, 20 गाय हैं, तो वहां आपको झाड़ू लगाने का टेंशन नहीं रहेगा, गोबर इकट्ठा करने का टेंशन नहीं रहेगा, खाद बनाने का टेंशन नहीं रहेगा। और अगर सच में आपको अगर पशुपालन में कामयाब होना है तो गाय के गोबर गोमूत्र का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, इसको खेती से जोड़ना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कि सिर्फ दूध बेच के अपना निवारण कर ले, तो ये इम्पॉसिबल है। जब तक आप इसको खेती से नहीं जोड़ेंगे तब तक नहीं आएगा, क्योंकि जो खेतों का वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल, मान लीजिए अनाज तो हमारे काम में आ जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल होता है वही गाय खाती है, और गाय का ही वेस्ट गोबर गोमूत्र वही मतलब खेतों के लिए हो जाएगा। यानी कि खेत का वेस्ट गाय के लिए और गाय का वेस्ट खेत के लिए, ये दोनों एक दूसरे के लिए, ये सर्कल एक बन जाता है बेसिकली। इससे हमारा जो रासायनिक तत्व हम करते हैं वो भी नहीं डालना पड़ेगा, कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। और जो हम अलग से इसको गाय को खरीद रहे हैं या बहुत ज्यादा से ज्यादा जगह में चारा लगा रहे हैं, तो वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए गाय का वेस्ट खेत में, खेत का वेस्ट गाय के पास आना चाहिए, तो उससे हमारा कम, आधे से भी खर्चे कम हो जाएगा, खर्च कम हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब आइए इधर। अच्छा, इसमें भी कई लोग कहते हैं कि भाई गाय तो गाय होती है, तो एचएफ गाय क्यों नहीं, देसी ही क्यों? तो उसके विषय में, कुछ गायों के विषय में खासियत बताइए। गाय देखिए, देसी ही, वैसे तो हमारे पूर्वज पहले से देसी ही पालते आ रहे हैं। ये तो बाद में फिर साइंटिस्टों ने सुअर का जीन और कहाँ से कुछ अपना दिमाग लगा के ये जर्सी तैयार किया है, एचएफ जर्सी, जो ज्यादा से ज्यादा दूध देती है। लेकिन फिर अभी जो वैज्ञानिकों का रिसर्च आ रहा है, तो वही वैज्ञानिक फिर ये रिसर्च कर रहे हैं कि इनका जो भी दूध घी है, ये जो भी डेयरी प्रोडक्ट है, इनसे थोड़ा आप तो दूरी बनाइए, क्योंकि ये फिर जोड़ों हड्डी के दर्द है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, शुगर है, ये सब का कारण वो बनते जा रहा है जो डेयरी प्रोडक्ट हैं। तो अब वो ये मोटिवेट करने के, अब आप इनसे दूरी बना के रखिए। लेकिन ये देसी गायों के विषय में उन्होंने नहीं कहा है, क्योंकि देसी गायों में ये सूर्य केतु नाड़ी होती है, ये हम्प होता है देसी गायों की, ये पहचान सबसे अधिक माना जाता है, ये हम्प होता है। इससे इसको सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं। ठीक है। तो इससे जो दूध में पीलापन आता है, वो करक्यूमिन नाम का जो एंटी कैंसरस रहता है, जो हल्दी में पाया जाता है, गोमूत्र में होता है, तो वही एंटी कैंसरस उसके दूध में भी इस सूर्य केतु नाड़ी के कारण आता है, जो हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। जी। अच्छा, तो ये इसकी विशेषता है। और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ गंगातीरी नस्ल में ही है, ये मेरी प्योर गंगातीरी नस्ल की गाय है। ठीक है। ये सभी देसी गायों में होता है। तो मैंने क्षेत्रीय नस्ल पे ही विशेष ध्यान दिया है। मैं गिर लाने वाला था, क्योंकि मुझे ज्यादातर इंटरनेट में मैंने देखा कि गिर बहुत ज्यादा दूध देती है, तो मैं गिर लाने वाला था। लेकिन जब मैंने इसके माइनस पॉइंट को जानना स्टार्ट किया, जब वो मेरा रिसर्च मालूम पड़ा, तो फिर मैंने देखा कि ये लोग कुछ झूठा प्रचार करके भी अपना गाय जो 30-40 हजार रुपए की गाय को 1.5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में कैसे बेचना है, उसका फिर ये एक षड्यंत्र चालू कर रहा है कि हमारा इतना दूध देती है, इतना दूध देती है। बात दूध से मतलब नहीं होता है। अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से गाय जो है, जो नेचुरल है, उसी का दूध घी का सेवन करना चाहिए। और वो भ्रम भी होता है। एक्चुअली गाय हमारी ये 8 लीटर दूध देती है, 4 लीटर सब टाइम पर देती है, जबकि ये करीब 8वां ब्यात पे है, 8वें ब्यात पे है। बूढ़ी गाय है, फिर भी 4 लीटर नहीं रहा है कि 8वें ब्यात पे है। जी। अच्छा, और बताइए कुछ इस विशेषता गाय की। तो क्या गाय यही है कि एक जो भ्रम अभी लोग देख रहे हैं कि जर्सी। अच्छा, अभी आपने कहा कि गिर के विषय में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये है वो है। गिर में आपको क्या कमी समझ में आई जो रिसर्च आपने किया? मैंने ये सुना है कि 250 गाय, 200, 300 गाय की, देसी गाय की गौशाला बंद हो चुकी है। उसका माइनस पॉइंट यही है कि लोग पहले बताते नहीं है, सिर्फ प्लस पॉइंट ही बताते हैं कि इससे ये फायदा होता है, ये फायदा होता है। उनको माइनस पॉइंट भी बताना चाहिए। ये बंद हो चुके हैं, ये बहुत कम लोग बताते हैं, और उसके पीछे का रीजन भी बहुत कम लोग जानते हैं। और जो लोग जानते हैं वो बताना नहीं चाहते हैं कि फिर बदनामी होगी, लोग फिर पशुपालन से हट जाएंगे। क्या कमी है, जैसे कुछ आप बताइए। कमी यही है कि 18 लीटर 20 लीटर गुजरात से बोल के लाते हैं, वहाँ की रोजगारी जो भी है थर्ड पार्टी वाले बेच देते हैं 18-20 लीटर बोल के। फिर यहाँ पे आते आते एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होता है, तो वो आके फिर से 8 लीटर 10 लीटर या 5-6 लीटर पे आ जाती है। आ जाते हैं। हाँ,
तो यही उनका सबसे बड़ा लॉस होता है। नहीं तो लोग कहते हैं कि मान लीजिए एक बयान में अगर ऐसी समस्या आती है तो फिर दूसरे बयान में यदि बछड़ी दे दी तो वो जो बछड़ी तैयार होती है वो हमारे उत्तर प्रदेश इधर के पूर्वांचल के क्षेत्रों में ढल जाती है। हाँ, तो कम वो से कम 3 साल लगेगा, कम से कम। आप सोचेंगे कि जो अभी कोई मान लीजिए पैसा खर्च कर रहा है तो ये 3 साल तक का वेट थोड़ी नहीं करेगा। हाँ, ये है कि 4 महीने 6 महीने बयाने को रह रहा है, फिर उसके बाद इनकम आना स्टार्ट हो जाना चाहिए ना। अब 3 साल तो बहुत टाइम होता है। तो हाँ, ये आपने सही कहा कि जैसे जो उसकी बछड़ी आती है फिर इस एटमॉस्फेयर के हिसाब से ढल जाती है तो फिर वो भी मतलब कि 12 लीटर 13 लीटर ही तक दूध दे पाएगी, जबकि आप उस पे कम से कम 1.5 लाख 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, जो भाड़ा किराया लगाएंगे वो अलग है। और इसमें क्या है कि ये मैंने 12,500 रुपए का ये गाय लिया था। ठीक है। हाँ, और इसके पहले मैं जर्सी गाय लिया था, वो 25,000 का, वो सिर्फ 5 लीटर दूध देती थी, और इसको 12,500 रुपये में लिया है, ये 4 लीटर दूध दे रही है टाइम पे, मतलब कि 8 लीटर इसका दूध है। लेकिन फिर भी मतलब कि ऐसा नहीं लगा कि हम लॉस में है, बल्कि हमें फायदा ही हुआ है, क्योंकि इसके दूध का कंपेयर उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर मैं इसको डेयरी पर भी बेचने जाऊंगा तो भी इसमें फैट ज्यादा आएगा। अगर वो डेयरी पर्पज से भी काम करूंगा तो भी मुझे देसी गाय ही पालना पड़ेगा, मैं कभी जर्सी के आगे नहीं भागूंगा, पीछे नहीं भागूंगा ऐसे। ठीक है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि HF का सीमन, और जैसे HF है उस पे गिर का सीमन लगा दें या साहिवाल का लगा दें तो उससे जो नस्ल आएगी तो उस नस्ल ये अननेचुरल हो गया। खैर फिर भी ऐसे मतलब कि तीसरी पीढ़ी तक जाते जाते वो प्योर तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी आ जाती है। हाँ, दिखने लगती है, लेकिन जो जीन में जो सबसे जो DNA होता है, जीन होता है, उसको आदमी चेंज नहीं कर सकता, वो उसके ही माँ का रहेगा। आधा तो उसके माँ का ही रहेगा ना, माँ का ही रहेगा भाई। तो वो प्योर तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी आ सकती है। और ये हमारे वैज्ञानिकों का बहुत अच्छा प्रयास है कि वो फिर HF जर्सी को फिर से इसमें देसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी ओरिजिनल नस्ल है जो लुप्त हो गई हैं, फिर उसका तो फिर कोई समाधान नहीं है। अच्छा, हमारे इधर क्षेत्र के लिए हम वाराणसी और चंदौली की बात कर लें, पूर्वांचल की बात कर लें, तो देसी नस्ल में यदि कोई गाय रखना चाहता है तो कौन सी गाय रखे? गंगा तीरी है, मतलब अपने क्षेत्रीय नस्ल कोई भी है, अपने क्षेत्रीय नस्ल देखिए कि हमारे क्षेत्रीय नस्ल कौन सी है। क्षेत्रीय नस्लों पे ही ज्यादा वो करना चाहिए। जैसे कि गुजरात में गिर हो गया है, पंजाब में अपना साहिवाल हो गई है, फिर हरियाणा में हरियाणवी हो गई है, उस वहाँ पे पंजाब में भी हरियाणवी चलती हैं, दक्षिण भारत में कॉकरेज हो गई हैं। तो ये सब क्षेत्रीय नस्लें ज्यादा वो करती हैं। और दूध के पीछे नहीं भागना चाहिए कि हमारा 18 लीटर दूध दे रहा है तो आपके भी खूटे पे आके 18 लीटर दूध देगी, ऐसा नहीं है। 3-3, 4-4 लीटर दूध पे भी आ चुकी है। और ये जब माइनस पॉइंट होता है तो आदमी निराश हो जाता है, लेकिन यही निराशा शेयर नहीं कर पाता है। प्लस पॉइंट तो बहुत उत्तेजित होकर बताते हैं कि हाँ ये है, इतना है, उतना है, लेकिन माइनस पॉइंट नहीं बताता है। और जबकि माइनस पॉइंट भी प्लस पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आदमी खर्च करता है, मेहनत करता है, बहुत कुछ सोच के लाता है, तो उतना जब उसको रिजल्ट नहीं मिलता है तो एकदम से टूट जाता है फिर। तो माइनस पॉइंट भी बताना जरूरी है, बिल्कुल। अच्छा, आज के परिवेश में एक फीड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है पशुपालक भाइयों के लिए, तो उसके लिए आपने क्या उपाय किया है? कुछ उपाय है? वही जैसे कि मैंने अभी बोला है कि पहले तो इसको खेती से जोड़ना पड़ेगा, पशुपालन को खेती से जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फिर पशुपालन कर रहे हैं या फिर सिर्फ खेती कर रहे हैं तो फिर उसमें अलग से आपको यूरिया DAP या अलग बहुत सारे खर्च करने पड़ेंगे। तो खेतों का जब वेस्ट आता है तो गायों के लिए फिर वेस्ट बन जाता है। तो ये है, अब जब इनका वेस्ट होगा तो फिर खेतों के लिए वेस्ट बन जाएगा। एक तो इससे जोड़ना पड़ेगा, फिर दूसरा, खैर वो तो सिर्फ सूखा चारा ही वहां से आ सकता है। हरा चारा के लिए फिर आपको बार बार जुताई न करना पड़े खेत की, फिर उसमें बार बार अभी जैसे कि आज बो दिए तो फिर 4 महीने के बाद वो मिलेगा, 3 महीने के बाद वो उसकी कटाई आएगी। लेकिन जो मैंने एक 12 मासी तैयार हीरामनी वैरायटी है जो देसी है, देसी वो है, वैसे तो बहुत सारी हजारों वैरायटी है नेपियर की, लेकिन ये देसी वैरायटी है। और बहुत सारा रिसर्च करने के बाद, हाँ, बहुत जानकारी लेने के बाद, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैंने इस वैरायटी का चयन किया है। आइए देखते हैं। बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत इसकी अच्छी हाइट। जी बताइए हीरामनी के विषय में कुछ। हीरामनी तो खैर खेत में लगा है, चलते हैं वहां पर भी। 2 चीज यहाँ पे छूट रहा है, अभी कुछ और भी आपको दिखाना है जी। एक है मेरा बायो एंजाइम्स और दूसरा है पंचस्तरीय बागवानी, जो मेरे घर के बाउंड्री में ही लगा है। ठीक है। पंचस्तरीय का मतलब जैसे आप किसी अगर जंगल में जाते हैं, बिना मानव हस्तक्षेप के जो भी पेड़ पौधे उगते हैं, जो प्राकृतिक अब स्वतः उगाती है, नेचुरली, तो उसको देखकर हमने यहाँ पे कुछ ट्राई किया है, कुछ फार्मूला हमने बनाए थे और लोगों से भी सलाह लेने के बाद जो हमने इसको प्रैक्टिकल करके देखा है वो ये है कि जंगल में देखेंगे तो सबसे टॉप पे एक पेड़ रहता है, उससे छोटा फिर एक पेड़ रहता है, फिर उस पेड़ पर कुछ लताएं चढ़ी रहती हैं, फिर उसके मध्यम आकार का, फिर उसके नीचे नर्सरी तैयार होती है, फिर उसके नीचे आच्छादन रहता है।
तो इस तरह से रहता है, जहाँ पे उनको खाद भी मिलते रहता है स्वतः अपने आप, नमी भी बरकरार रहती है और एक के ऊपर एक सब पेड़ रहते हैं और सब में फल लगे लगा रहते रहता हैं। है। हाँ, बिना किसी पेस्टिसाइड के, बिना किसी मानव हस्तक्षेप के, बिना खाद पानी के जी अपने आप लगा रहता है। तो वही चीज हमने यहाँ पर भी उतारा है। जैसे कि ये हमारा आंवला है, ठीक है। सबसे टॉप पर आंवला गया है। हाँ। फिर मध्यम आकार का पेड़ सहजन है, सहजन पे हमने गिलोई लगाया है। ये गिलोय है। हाँ, अब कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कुंदरू है, परवल है, करेला, सेम कुछ भी इस पे चढ़ा सकते हैं, ठीक है। सहजन पे। उसके बाद फिर हमारा चौथे नंबर पे आता है पपीता, ठीक है। मध्यम आकार का हो गया। अब पपीते से छोटा हमारा आता है टमाटर। ठीक है। टमाटर से जो छोटा एकदम नीचे आता है, जो जमीन को पकड़ के चलता है, वो है अपना पालक, मेथी, चौराई, पुदीना, कुछ भी, हरी साग। हाँ, हरी साग, कुछ भी। और उसके नीचे थोड़ा बहुत आच्छादन हमने करके रखा है, जहां जहां पे जैसे नहीं जमा है तो हमने ये इसको ढक दिया है खरपतवार से, ताकि नमी बरकरार रहे। हाँ, तो इस तरह से हम एक ही स्थान पे 5 से 6 फसलें ले सकते हैं। अब जैसे बड़ा पेड़ है तो कम से कम इसको 36 बाई 36 पे लगा सकते हैं। मध्यम आकार का पेड़ है तो 12 बाई 12 पे लगा सकते हैं। और इसमें छोटे आकार का पेड़ है तो उसको 8 बाई 8 पे लगा सकते हैं। बाकी जो टमाटर बैगन है इसको 5 बाई 5 पे लगा सकते हैं। और इन सब के बीच में जितना भी जगह बच रहा है उसमें सब मेथी, चौराई, पालक, ये सब पूरा आप भर दीजिए, ताकि 1-1 इंच जमीन का उपयोग हो। अब जैसे कि ये टमाटर है, टमाटर से भी छोटा ये देखिए एलोवेरा है। एलोवेरा के नीचे फिर हमने मेथी लगाया है, मेथी के नीचे फिर आच्छादन कर दिया है, ताकि पूरा ढका रहे। सब पास पास में लगाए हैं। और ये एक भ्रम है लोगों, जैविक खेती द्वारा ये जो भ्रम फैलाया गया था रासायनिक वालों ने, सब पेड़ काटने का जो ये षड्यंत्र चल रहा था, ये हरित क्रांति की वजह से, इसलिए लोगों ने अपना पेड़ काटना स्टार्ट कर दिया और एक सीजन में गेहूं, दूसरे सीजन में चावल बोल के जाओ भैया होगी खेती। ये सब भ्रम हरित क्रांति द्वारा ही बताया गया है। नहीं तो इतना फल जो आज महंगे फल हैं, जो गरीबों को खाए हुए 1 महीने में 2 महीने में जो खाना पड़ता है, वो ऐसे, हाँ, वो ऐसे फ्री में खाते थे। कोई किसी के भी पेड़ पे जाके अपना खा लेता था। इतने सारे फलों के बगीचे होते थे, लोग पहुंचाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब वो सब ये हरित क्रांति की देन है। जब उसके विषय में जब जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से षड्यंत्रों के द्वारा हमारे पेड़ पौधे सब काटे गए हैं। तो ये अपने खेतों में जब लगाते रहेंगे तो औषधि है, फल, सब्जी, अपना सब कुछ टोटल ऑल टू ऑल आपको मिलता रहेगा। और ज्यादा इसमें सिंचाई करने की जरूरत नहीं है। 10% के वाटर में ही आपका पूरा सिंचाई हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 5 तरह के पेड़ लगाए हैं तो 5 गुना ज्यादा पानी देना पड़ेगा, नहीं, बल्कि 10 गुना पानी कम देना पड़ेगा। जैसे कि आप 10 लीटर पानी अगर देते हैं किसी पौधे में, एक ही जगह पे अगर आप 10 पौधे लगाए हैं तो 10 लीटर पानी में भी 10 पौधों की सिंचाई हो जाएगी, क्योंकि उनको सिर्फ नमी चाहिए। जब ढका रहेगा तो सूर्य पानी पीता है उनका वाष्प से, ये नहीं, पौधे पानी नहीं पीते, इनको हल्का नमी की जरूरत पड़ती है। तो ये ढका रहेगा तो नमी कम ही लगेगी बल्कि। तो यही है। तो अब जैसे कि ये बड़ा बड़ा हो जाएगा तो डंकलेस कुछ मधुमक्खियां होती हैं जिनमें डंक नहीं होता है, तो इनके डालियों पे हम मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। हाँ, जो अगर मान लीजिए ये बगीचे में लगा रहेगा तो इनके डालियों पे मधुमक्खी का छत्ता भी रख सकते हैं। तो मतलब कि इसमें 12 महीने मधुमक्खी को फूल चाहिए, 12 महीने इसमें से फूल आते रहेंगे। एक के सीजन के बाद एक का खत्म हो गया तो दूसरा का खत्म हो गया तीसरा, हमेशा इसको फूल मिलते रहेंगे। मधुमक्खियों का भी जीवन होता रहेगा, हमारे एक्स्ट्रा अर्निंग बढ़ती चली जाएगी और मैनेजमेंट मेहनत कम होता चला जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा और मैनेजमेंट कम होता रहेगा। तो ये इसकी खास बात है। जी। कहाँ से ये सब अनुभव लिए हैं आप? ये है थोड़ा एक्चुअली मुझे पेड़ पौधे में, गाय में थोड़ा शौक है, तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। और जिस चीज का शौक होता है तो अपने आप कुछ चीजें मिलने रहती हैं, सीखने लगता है। हाँ, अब जैसे कि आप मान लीजिए कहीं जो भी जैसे शराब पीने वाला आदमी है, अगर कहीं नए गांव में जाएगा तो उसको अपने आप मालूम पड़ेगा कहाँ खाना मिलता है, ये मालूम रहे ना रहे, शराब का जरूर मालूम पड़ जाएगा, ठीका कितना है 10 मिनट में वो पता कर लेगा। तो इसी तरह शौक होता है अपना। अच्छा, वो व्यक्ति जो होता है जी, वो आप अगर कहेंगे उससे कि घर का खर्च, घर के लिए सब्जी ले जाना है, 50 रुपए चाहिए, तो आपको 50 रुपए नहीं देगा। और कह दीजिए कि अरे भैया आज शराब पी एक मन कर रहा था, 50 रुपया देता, 60 रुपया, तुरंत जेब से 100 निकाल गया तो दे देगा, या कहेगा कि भैया हम पिए के आवा खरीद लेते, आधा पी ले भैया। उसका शौक होता है। तो जब शौक होता है तो अपने आप आदमी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट हो जाता है, तो जानकारियां स्वतः आने लगती हैं। हाँ, देखिए एक चीज मैं बताना भूल गया था कि ये जब सूख जाता है ना तो गाय इसको जब वो कर देती है तो इसके पाउडर उड़ने लगता है। ठीक है। तो जब पाउडर उड़े ना, इसके लिए हम जैसे कि 1 हफ्ते में इसमें थोड़ा पानी का छिड़काव करते हैं कि इसकी धूल मर जाए। और इस तरह से नमी रहेगा तो इसमें छिड़काव नहीं रहेगा। और जो लोग बालू रखते हैं, जैसे कि गाय को ज्यादा गर्मी न लगे तो बालू भी रखते हैं। तो
जब भी गोबर उठाते हैं तो बालू सट के जाने लगती है, तो वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये परमानेंट सोल्यूशन है। गोमूत्र फिर उनका वेस्ट चला जाता है, गोमूत्र का कोई यूज नहीं हो पाता है। तो इसमें गोबर गोमूत्र भी आ रहा है, और जब भी हम पानी का छिड़काव करते हैं तो ये बायो एंजाइम्स इसमें मिला देते हैं। ये हमारा बायो एंजाइम्स है जो 3 महीने पे तैयार होता है। इसके लिए फिर हम अलग से कभी समय निकाल के आएगा तो हम लोग बनाएंगे उस पे भी, और घनामृत पे भी, जीवामृत पे भी हम लोग बना लेंगे। अगर ये आप गौचारण खाद दे रहे हैं तो घन जीवामृत और जीवामृत भी बनाने का टेंशन नहीं है, क्योंकि उसमें भी गुड़ वगैरह डालना पड़ता है। और ये तो स्वतः कंपोस्ट हो रहा है, एकदम बहुत पूरा का पूरा गोमूत्र ही इसमें इकट्ठा हो गया है। इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है जो पेड़ पौधों को चाहिए होता है। और ये एक बायो एंजाइम से, ये भी वेस्ट डिकम्पोजर का काम करता है। वेस्ट डिकम्पोजर आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खैर वो तो सस्ता मिलता है, उसकी बात नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होते हैं। और ये कंपोस्ट जल्दी करता है, ज्यादा से ज्यादा ये कंपोस्ट करने में काम आता है। तो जब भी हम पानी का छिड़काव करते हैं तो इसमें ये थोड़ा सा बायो एंजाइम्स मिला देते हैं। इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे, और कभी आप आइएगा, किसी और दिन हम लोग कर लेंगे। आज हम लोग फिलहाल आपके चलते हैं भैया नेपियर पे कुछ देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो मैनेजमेंट है कि हम पशुपालन करके फीड को जो है मैनेज कर सकते हैं। और जब मैनेजमेंट का ही बात किया तो ये आप एक बार थोड़ा इधर भी देख लें, कैमरा घुमा लें जी। ये देखिए, अब ये करकट है। करकट को अभी जैसे इसमें बहुत ज्यादा उमस क्रिएट ना हो तो इसके लिए हमने पुआल डाल दिया है। अब ये काम में भी आ जाएगा, जब ठंड के मौसम में आएगा तो फिर हम इसको यूज कर लेंगे। और उसके बाद ये देख सकते हैं सहजन हमने लगाया है, वहाँ पे लगाया है। अब यहाँ सहजन की जब आएगा तो ये तो करकट पे इस पे छाया भी करेगा, और ऊपर से इसमें पत्तियां भी हम इसको काट काट के देते रहेंगे, तो वो भी मिनरल मिक्सचर का काम करेगा। इसके पूरा आसपास चारों तरफ ये देख सकते हैं सहजन लगाया है, उधर देखिए सहजन है चारों तरफ। गाय एक जंगली पशु है तो इनको जंगल जैसा एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है। ये ईंट कंक्रीट की दीवारें ये सब उनको पसंद नहीं है, इससे उनको स्ट्रेस क्रिएट होता है नेचुरल। तो हाँ, हमने पूरा किनारे किनारे पूरा ये सब लगा दिया है पेड़ पौधे। अगर पशुओं को नेचर से कनेक्ट कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक ये सुख बदलने लगती है। बिल्कुल, उनका स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि खूंटा से बंधे बंधे इनका स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इनके दूध घी में जब स्ट्रेस रहती है तो वो नहीं आ पाता है। आप कितना हो सोना चांदी जैसा महंगा चीज खिला दें, लेकिन जब स्ट्रेस से भरी रहेंगी ना तो वो नहीं आ पाएगा। अभी देखिए ये गाय दूध नहीं दे रही है, लेकिन इसका ये बछड़ा है, अभी तक हमने इसको छोड़ा नहीं है। जब तक इसको अकेला हमने नहीं रखा है, जब तक ये दूसरा बच्चा नहीं देगी तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अब चूंकि अब इसका तो कोई उपयोग है नहीं, सब अब जिसको हम विज्ञान कहते हैं, विज्ञान तो पूरा एकदम ले डूबा है, नहीं तो इसको भी हम हटाते नहीं। इतना सब चल दिया है कि फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। अभी खैर इसके विषय में भी सोचेंगे। अभी जो बैल चलित यंत्र है, अपने नाम शायद सुना होगा, अभी सरकार इस पे सब्सिडी नहीं दे रही है, सब्सिडी नहीं दे रही, उससे बिजली बनती है। जब अगर वो सब कभी अगर हम कामयाब कर लेंगे तो फिर इनको भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने चंदौली में भी एक लोग स्टार्ट किए हैं ये चीज। हाँ, तो फिर उनको सब्सिडी मिला, कितना लगभग खर्चा आया होगा? अब ये तब तो मुझे नहीं जानकारी, अभी बात हुई है, चर्चा करेंगे इसके विषय में भी कभी। हाँ, तो इसको बता रहे थे कि वो भी बता रहे थे कि बैल को हो जाता जो हमारे यहाँ उसको छोड़ते नहीं है, वो अपना चारा तो अपना चारा अपने चारे से भी ज्यादा मतलब बिजली इतना उत्पादित करता है कि उससे 3-4 पशुओं का खर्च निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम उसको उपयोग में ले लेते हैं। हाँ, तो उसको भी हम कुछ प्लान करने वाले हैं। अब जब इसमें आ ही गए हैं तो बहुत कुछ करना है। खैर अभी जो हमने थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल किया है, कुछ हमने भी अपनी तरफ से रिसर्च किया है, जो हमें थोड़ा बहुत अनुभव है, इसलिए मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। अच्छा, आपको सीमन गंगा तिरी का मिल जाता है इधर? नहीं, सीमन तो नहीं मिलता है अभी। कैसे लगवाते हैं फिर? अभी हम नेचुरल ही ब्रीडिंग कर दिए हैं। कहाँ कोई है गंगा तिरी बुल? गंगा तिरी तो नहीं है, जैसे कि एक हाइब्रिड नस्ल का है, वो आधा जर्सी है आधा देसी है, तो उसी से हम एक नेचुरल ब्रीडिंग करवाते हैं, क्योंकि सीमन ठीक नहीं है। सीमन से गाय खराब हो जाती है, उसके बाद बहुत सारी कमियां होती हैं जो भी मैं बता भी नहीं पाऊंगा। आइए चला जाए, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं भाई आपका नेपियर भी, क्योंकि अच्छा ये भैंस किसकी है? ये भैंस मेरी नहीं है, ये दूसरे की है जी। आइए हम लोग देख लेते हैं। बंद कर। अच्छा, गायों पे ही आप विशेष आपका फोकस रहता है? हाँ, अब गाय पे ये है ना, अभी भैंस क्या है कि इतना ज्यादा वो कर देती है, मतलब कि फिर रहना मुश्किल हो जाएगा। अब देख रहे हैं मेरे गाय के नीचे जरा सा भी गंदगी नहीं था। हाँ, एकदम साफ सुथरा। अब अगर वहीं पे भैंस बांध दिया होता तो इतना ज्यादा कचरा कि मतलब घर में रहने लायक नहीं रहता। उधर से आसपास से गुजर नहीं जाते, हाथ फेरना, उनको वो करना तो दूर की बात है। जी जी, यही तो नेपियर है पूरा आपका? ये नेपियर, ये तो खैर अभी नया लगाया हूँ। आइए उधर देखते हैं, पुराना है। ये भी वही वाली वैरायटी है ना दोनों? हाँ, वो सब सेम है। अब ये नया भी पौधा तैयार हो रहा है।
ये देखिए, ये अपना हीरामनी वैरायटी है। अच्छा, ये अभी वाला। हाँ, जैसे कि अभी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी बन चुकी हैं इसके नेपियर के विषय में, हजारों प्रकार की ये नेपियर हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन आता है, 30 से 40 कल्ले निकलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो उनका सबसे ज्यादा कल्ला निकलता है वो हमारे सबसे कम से कम में 30-40 कल्ले निकलते हैं। आप आइए देखिए, ये हमारा दूसरा कटिंग का है, इसी में 30 से 40 कल्ले निकल गए हैं। और जो हमारा पुराना है इसमें करीब 100 कल्ले निकले हैं। वहां से जो उनका सबसे ज्यादा अधिक है वो हमारा सबसे कम है। सबसे कम है। हाँ, और ये हीरा जो मनी वैरायटी है इसमें करीब ये पूरा जो है ये एक ही है, इसको पूरा ऐसे घेर भी नहीं पाएंगे, ये पूरा एक ही कल्ला है। तो एक ही कलम से अगर काटेंगे तो एक बोझ रेडी हो जाएगा, एक गाय के लिए पर्याप्त हो जाएगा। इतना इसका प्रोडक्शन हाई होता है। वहाँ मतलब अदर वेराइटी से 3 से 4 गुना ज्यादा इसका प्रोडक्शन है। इसका प्रोडक्शन। हाँ, और सबसे बड़ी चीज की ये देसी है और इसमें अच्छा है कि लूज मोशन नहीं होता है। गाय हाँ, अगर 10-15 दिन लगातार अगर दोनों समय अगर खिला देंगे ना तो लूज मोशन नहीं होता है, क्योंकि हम ये ऑलरेडी 3 साल से प्रैक्टिकल ये देख चुके हैं आपका। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम लगातार 10-10, 15-15 दिन खिला के उसका एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं। अलग अलग चीज की जानकारी हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके भी लेते रहते हैं जी। अब देखिए, हमने नेपियर लगाया था, जहां तहां लगा दिया, मतलब उसके पहले उतनी जानकारी नहीं थी तो जहां तहां लगा दिया। जहां जहां नहीं जमा है वहां ये सहजन के कलमे हैं जो हमने लगा दिया है। तो ये इस जगह का उपयोग हो जाएगा जो का बहुत अच्छा। हाँ, मिनरल मिक्सचर का ये है। तो मैंने बहुत सारा चीज लगाया, जो जामुन है, गुलर है, पीपल, बरगद, नीम, तुलसी, सहजन, बहुत सारी चीजें लगाई हैं। मतलब आपका बेसिकली एकदम नेचर से जुड़ाव जो होता है जी। आप चाहते हैं कि पशु मेरा घर पे भी रहे तो वो नेचर से कनेक्टेड फील करे। और समस्या से पहले समाधान इसी को कहते हैं। जैसे कि आपकी मतलब पशु अगर प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, हाँ, कंसीव नहीं कर रही है, तो उसको जो बार बार रिपीट की समस्या हो रही है तो प्रॉब्लम आएगा तो आप सोल्यूशन करेंगे ना। तो ये सब सारी चीजें जो चारा में आप मिला के देंगे तो ये प्रॉब्लम से पहले ही, मतलब समस्या से पहले ही समाधान है। हाँ, और वो सब समस्या आएंगे ही नहीं। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि यदि हम वात पित्त कफ को मैनेज रखते हैं तो समस्या आ ही नहीं सकती। तो वही काम आप पशुपालन में कर रहे हैं कि हरा चारा से इनको सभी प्रकार के तत्व उपलब्ध करा दे रहे हैं जिससे कोई समस्या शरीर में थोड़ा सा हमने चरी काटते समय थोड़ा सा हमने सहजन ले लिया, थोड़ा सा तुलसी ले लिया, थोड़ा सा 10-20 पत्ते बरगद के ले लिए, पीपल के लिए, गुलर हो गया। तो बहुत सारी औषधियां हमने इसमें लगाया है। तो ये मैं भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग डॉक्टरों से परेशान हो चुके हैं, उनके रोगों से दवाइयां लगवा के पैसा दे के थक चुके हैं, तो ये सब अगर फीड में अगर आपके रहेगा तो वो समस्या आएगी ही नहीं। अगर समस्या आएगी तब आप समाधान करेंगे तो सोल्यूशन उसका मिलेगा ना। तो इसमें तो समस्या आएगी नहीं तो समाधान का कोई बात ही नहीं होता है। नहीं पड़ेगा। और ये हमारे लिए औषधि है, उनके लिए तो ये चारा है। अब जो उनसे और इतना सब इसमें आपको प्रोटीन जो है सबसे अधिक 18% सुनते हैं कि कितना प्रतिशत मिलता है पशुओं के लिए? 18% जी। तो ये सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि प्रोटीन के लिए आपको फिर कोई मिनरल मिक्सचर वगैरह नहीं खिलाना पड़ेगा, कोई अन्य प्रकार का। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आप चाहे जिस भी वैरायटी का लगाए हैं, अब उसको उखाड़ के तो फेंकना है नहीं। तो सबसे अच्छा होगा कि आप पेड़ पौधे लगाइए और पर डे उनकी पत्तियां लीजिए, और जो भी आप उसका दूध घी का सेवन करेंगे वो किसी अमृत से कम नहीं होगा। हाँ, इम्यूनिटी पावर आपको अलग से कहीं से भी कुछ सप्लीमेंट वगैरह खाने की जरूरत नहीं है, और ना ही वही सप्लीमेंट आपको पशु को देने की जरूरत है। अच्छा, कितने एक बार लगाने के बाद ये कितने साल तक चलेगा आपका हीरामनी? ये तो खैर 30 साल तक चलने वाला है, हीरामनी 30 साल तक। हाँ, और एक चीज मैं और दिखाना चाहता हूँ कि जैसे एक समस्या बहुत हमारे पशुओं में और देखा जाता है कि वो खूंटे से बंध जाती हैं और हर जगह जंगल नहीं होता है उनको चराने के लिए, घुमाने के लिए। तो खैर ये 30 साल तक चलेगा, लेकिन हमने 24x24 पे जो मैंने अभी जस्ट बताया, हाँ, पेड़ पौधों के विषय में, तो आप ये देख सकते हैं। ये देखिए इधर किनारे हमने आम लगाया है, एक आम यहाँ है, एक आम यहाँ है, बीच बीच में सहजन लगा ही दिया हूँ, हाँ, और कुछ फल वाले भी पौधे हैं वगैरह। हाँ, कुछ फल वाले भी पौधे हैं। तो जब 5 साल के बाद हमारा एक ये फलता फूलता बगीचा तैयार हो जाएगा, जिसमें मैं इसमें खुला गाय छोड़ सकता हूँ। हाँ। यही गोबर गिरेगा, यही गोमूत्र गिरेगा, यही हरा चारा खाएगी गाय, और यही उसका मतलब कि अपना गौशाला साफ सुथरा रहेगा। वो तो खैर साफ सुथरा रहता ही है, मतलब यही उसका पानी उनी पीने का सब पूरा व्यवस्था हो जाएगा, और उसको खूंटे से बांधना नहीं पड़ेगा, एकदम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। जब वो घूमती टहलती हैं तो फिर उनके दूध की बात ही अलग होती है। हाँ, फिर वो मतलब स्ट्रेस फ्री रहती हैं और आपको भी कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है। बस गाय सुबह लाके इसमें दूध निकाल के सुबह छोड़ दीजिए, फिर शाम को आइए, फिर दूध निकाल के लेके जाइए। गाय यही, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, एकदम टेंशन फ्री। यहीं उसको चारा मिल गया, यहीं पे उसको घूमना फिरना हो गया, पानी मिल गया, और अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिल गया, छाया वगैरह भी हो गया। अच्छा, ये क्या लगाए हैं आप? ये तो खैर ये सीजनल है अभी। हाँ, इसमें सीजनल चेरी है जो अभी मैं इस पे। जी, कुछ कह रहे थे आप?
हाँ, तो वही बोला था कि अभी तो खैर एक्सपेरिमेंट चालू है, इसके लिए मैं इसमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप भी अपनी जगह वो करें। हाँ, अगर करना चाहते हो तो प्रैक्टिकली जैसे 1-2 क्यारी में जितना दूर में पालक, धनिया ये सब उगाते हैं, उतने दूरी में आप वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप खुद भी कर सकते हैं। तो अपना अभी एक्सपेरिमेंट चालू है, जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो ही मैं इसके आगे कुछ बता पाएंगे जी। ठीक ठीक, बहुत अच्छी जानकारी दी आप। इतनी कम उम्र में इतना अच्छा जो है जानकारी रखे हो। अच्छा, ये इतनी सारी गायें किसकी हैं? ये मेरे बड़े पापा की गाय है। ये तो यही ये है, तो सब देसी नस्ल में ही है? नहीं, ये कुछ इसमें हाइब्रिड है। हाँ, कुछ हाइब्रिड में ही है। हाँ, देसी इसमें है ही नहीं, बस ये सफेद वाली मेरे ख्याल से ये देसी है। हाँ, इसी सांड से अपना ब्रीडिंग हुआ था। अच्छा, इसी से गाय का? हाँ, नेचुरल ब्रीडिंग ही अभी तो हम करवा रहे हैं। तो ये आधा जर्सी में आधा वैसा चला गया है। आधा देसी में आधा जर्सी में चला गया है। ठीक ठीक है, काफी एग्रेसिव है। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी है आप। उम्मीद करते हैं कि आपके जैसे ही युवा पशुपालक जो है इस क्षेत्र में आए तो काफी उन्नति होगी और बहुत सारे रिसर्च जो आप करते रहते हैं समय समय पे, ये बड़ी अच्छी चीज मुझे लगी आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, चर्चा करेंगे कि बिना जुताई की खेती कैसे संभव है और बिना जुताई का पर्पज ये कि ये खत्म होने से पहले उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो खत्म होगा तो फिर बिना जुताई के बोधी नहीं, अगला का प्रोडक्शन इसका खत्म होने से पहले वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम वो काटना स्टार्ट कर देंगे, उसमें से प्रोडक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे। अब इस तरह से जैसे हम जुताई करते हैं खेत की, फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर वो फसलें काटने के बाद फिर से बोते हैं, तो इसमें